तो आखिरकार मेफिस्टो दिख ही गया। तो आयरन हार्ट के आखिरी 3 एपिसोड सामने आ चुके हैं और हमें आखिरकार मेफिस्टो दिख चुका है। पर इसके यहाँ दिखने का मतलब क्या है? तो जहाँ पिछले 3 एपिसोड्स में रीरी को अपना सूट बनाना था, जिसके लिए वो ज्वाइन करती है पार्कर रॉबिन्स का क्रिमिनल ग्रुप, वहीं अभी आए आखिरी 3 एपिसोड्स में हम देखते हैं रीरी को पार्कर से बचने के साथ साथ नया सूट बनाते हुए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की मदद के साथ, जहाँ वो मैजिक और टेक को कंबाइन करके सामना करती है हुड का और मिलती है एक ऐसे बीइंग से जो उसके सारे सपने सच कर सकता है, पर एक शर्त पर। तो यहाँ हमें ये सीरीज एक प्रॉपर ओरिजिन दे रही है रीरी विलियम्स के आयरन हार्ट बनने का, जिसके साथ साथ हम हुड की ओरिजिन भी देख रहे हैं। पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये सीरीज शुरू हुई थी रीरी के ये समझने से कि टोनी स्टार्क ने कुछ भी महान जो किया है वो इसलिए वो कर पाया क्योंकि उसके पास पैसे थे, जबकि इस सीरीज को एक मैसेज के साथ एंड होना चाहिए था कि जीनियस लोग एक गुफा के अंदर भी कुछ आइकॉनिक बना सकते हैं। पर जहाँ मेफिस्टो का दिखना बहुत बड़ी बात थी, वहीं सीजन फिनाले में कुछ तो मिसिंग था। तो ये तो था एक छोटा सा रिव्यू ब्रेकडाउन से पहले। अब आइए आयरन हार्ट के आखिरी 3 एपिसोड के बारे में डिटेल में बात करें। इस बार ब्रेकडाउन का स्टाइल अलग है। मैंने सारे एपिसोड्स एक साथ देख लिए हैं, पर मैं आपको एक एक करके इनका ब्रेकडाउन देता जाऊंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 4 बैड मैजिक। तो एपिसोड 4 शुरू होता है हमें हुड की ओरिजिन के हिंट मिलने से, जहां वो घुसता है एक घर में जिसमें उसकी मदद करता है कजिन जॉन। अब हमें शुरू से नहीं पता था कि ये घर किसका है, पर एपिसोड 5 में हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये घर हुड के पिता का था, जिसके बारे में हम आगे ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। मुझे पहले ये भी लगा था कि शायद ये घर वो घर हो जहाँ से हुड क्लोक को चुराए, पर ऐसा हुआ नहीं। पर यहाँ आना उसके क्लोक मिलने का रीजन तो जरूर बना। यही हमें दिखता है फिर से एक ऑसम टाइटल। मुझे इस सीरीज की टाइटल को लेकर क्रिएटिविटी सबसे बढ़िया लगी। तो टाइटल के बाद नैटली रीरी से कहती है कि वो शूरी को कॉल करे, जबकि रीरी कहती है कि उसने इतने उल्टे काम कर लिए हैं कि अब वो ऐसा नहीं कर सकती। अब हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं है। वकांडन्स अपने दोस्तों की मदद करते हैं। उन्होंने स्टीव रॉजर्स के फ्रेंड बकी को ठीक करने के साथ साथ उसे वाइब्रेनियम का हाथ दिया। उन्होंने बकी के कहने पर कैप्टन अमेरिका को वाइब्रेनियम विंग्स दिए। तो ऑब्वियसली रीरी का ऐसा सोचना कि शूरी उसकी मदद नहीं करेगी, इसका कोई सेंस नहीं बनता। प्लस यहाँ जो प्रॉब्लम है रीरी की, उसके लिए उसे शूरी जैसी टेक एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, बल्कि किसी मिस्टिक आर्ट्स वाले की जरूरत है, और ऐसा कोई है यहाँ, उस पर हम आगे आएंगे। पर पहले बात करते हैं जीक की। तो एपिसोड 3 में रीरी से जीक का बायोमैश छूट गया था क्राइम सीन पर, जिसके रिजल्ट में इस एपिसोड में पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। अब जीक जो कि ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा था कि कहीं वो अपने पिता के कदमों पर ना चलने लगे, वो इस इंसिडेंट की वजह से बदल चुका है। इन सब के ऊपर जैसे ही हुड ने कहा कि उसने नया टेक वाला बंदा ढूंढ लिया है, तब रीरी समझ गई कि अब हुड उसके पीछे आएगा। हालांकि ये ट्विस्ट अच्छा था कि हुड का नया टेक वाला बंदा जीक था, जिसको हुड की गैंग आजाद करवाती है। वहीं रीरी जेवियर को सेफ रखने की बात करती है, तो वहां जेवियर उसे समझाता है कि उसके हिसाब से रीरी कैसी है। वो यहाँ नाम लेता है स्पॉक का। स्पॉक फेमस सीरीज स्टार ट्रेक में एक कैरेक्टर है जो कि बहुत ज्यादा लॉजिकल, एनालिटिकल और हार्ड वर्किंग है, पर उसका इमोशनल साइड थोड़ा ठंडा है। और यही जेवियर यहाँ कहना चाहता है कि रीरी चीजों को लेकर लॉजिकली तो सोचती है, पर उसे चीजों को दूसरे नजरिए से देखने की भी जरूरत है। ये रीजन है कि रीरी हुड के क्लोक के टुकड़ों को कैसे खत्म करना है, इसका साइंटिफिक तरीका ढूंढ रही है, और उसको मैजिक को हराने के लिए मैजिक यूज करना होगा। और तब वो मिलती है जेल्मा नाम की सॉर्सरस से। कॉमिक्स में जेल्मा स्टैंटन डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम सेंक्टोरम में लाइब्रेरियन है, जो कि माइंड मैगट से परेशान होकर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आती है, और हमें यहाँ सीरीज में माइंड मैगट्स दिखते हैं उसके टेबल पर। ये बहुत अच्छी बात है कि मार्वल ने जेल्मा और जीक के कैरेक्टर्स को सीक्रेट रखा ट्रेलर में, जिसकी वजह से हम सीरीज में दिखने वाले ट्विस्ट का मजा ले रहे हैं। अब बात करें हुड की, तो हुड ने जो जीक के साथ किया वो डायबॉलिकल था। हुड के हैकर स्लग ने जीक के बायोनिक इम्प्लांट्स का एडमिन हुड को बना दिया, जिसका रिजल्ट हमें आगे दिखता है। एपिसोड 5 कर्मा's a ग्लिच। एपिसोड 5 शुरू होता है रीरी के आयरन हार्ट आर्मर के चोरी होने और रीरी के जेल्मा से मिलकर डोरमामू की शक्ल देखने से, जहां जेल्मा यहाँ हुड के क्लोक के लिए कहती है कि वो 50% श्योर है कि ये बिलोंग करता है डोरमामू को। अब कॉमिक्स में ये क्लोक डोरमामू को ही बिलोंग करता था, जहां इसको यूज करते करते हुड डोरमामू का होस्ट बन जाता है। प्लस जेल्मा का यहाँ डोरमामू के नाम लेने के पीछे डॉक्टर स्ट्रेंज के इवेंट्स हैं, जिसके बारे में हर एक सॉर्सरर जानता होगा कि काइसिलियस ने क्या किया था डोरमामू को इस डायमेंशन में लाने के लिए। इन सब के ऊपर जेल्मा का काइसिलियस के निशानों को हुड के निशानों से कंपेयर करना
कुछ गलत नहीं है। हालांकि हुड के गैंग का रीरी पर अटैक करना जीक के साथ ये सीन खतरनाक था, जहां हमें कॉमिक्स वाला आइकॉनिक शॉट दिखता है जहां रीरी अपने आयरन हार्ट सूट में रेड ट्रक को ढेर कर देती है। कॉमिक्स में रीरी ऐसा करती है जब वो पहली बार अपना सूट पहनकर निकलती है और कुछ कैदियों को भागने से रोकती है। अब ये चीज कॉमिक्स में मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि उसने अपना सूट पहनते ही कुछ अच्छा काम करने का सोचा, पर यही चीज यहाँ इस सीरीज में मिसिंग थी। हाँ, आयरन सूट बनाना बड़ी बात है, पर सुपर हीरो तभी है जब वो किसी की मदद करे। हालांकि उसने एक कैरेक्टर की मदद तो करी, पर उसके बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ फ्राइज वाला इंट्रो ऑसम था और आयरन हार्ट सूट भी कमाल का था, जहाँ रीरी का स्लग को ढेर करते हुए उंगली दिखाना मुझे बढ़िया लगा। पर इस माहौल का विनर था जीक, जिसने अपने बायोनिकली इनहैंस्ड बॉडी के साथ वो कर दिया जो उसके पिता नहीं कर पाए, एक आयरन सूट को ढेर करना। हालांकि जीक में अच्छाई है जो उसने रीरी को छोड़ दिया और शिकागो से जाने की बात कही। अब ये बहुत अच्छी बात है कि इस सीरीज की स्टोरी आयरन मैन स्टोरी से कनेक्ट हो रही है। रीरी की एंग्जाइटी हमें आयरन मैन 3 के टोनी की एंग्जाइटी की याद दिला रही है और रीरी का सूट बनाने को लेकर ऑब्सेशन भी टोनी स्टार्क जैसा ही है। पर सीरीज में ऐसा लग रहा था कि वो अपने सूट बनाने के ऑब्सेशन में गुम हो चुकी है और इसीलिए उसको जरूरत है उसकी फैमिली की। जहाँ रीरी का सूट बर्बाद होते ही रीरी की माँ उसे उसके स्टेप फादर के गराज ले जाती है, जहाँ रीरी अपने पिता की गाड़ी से अपना नया आयरन हार्ट सूट बनाती है और उसको पावर प्रोवाइड करती है मैजिक से। अब यहाँ इसके मैजिकल पावर सोर्स की बात करने से पहले मैं अपना डिसअपॉइंटमेंट दिखाना चाहूंगा इस सूट को लेकर। तो जो सूट हमें सीरीज की शुरुआत में दिखा वो ऑसम था। जो सूट रीरी ने उस बर्बाद हुए सूट से बनाया वो भी ऑसम था, पर अभी जो उसने अपने स्टेप फादर की गाड़ी से सूट बनाया वो वापस वकांडा फॉरएवर जैसे सूट जैसा लग रहा है। अब ये डिस्कशन हम फैंस के बीच बहुत पहले ही हो चुकी है कि आयरन सूट्स जितना दिखने में मैकेनिकल लगेंगे वो उतने ऑसम होंगे। हालांकि ये सूट थोड़ा कॉमिक एक्यूरेट जरूर है, पर तब भी पिछले 2 आर्मर मुझे ज्यादा ऑसम लगे। वहीं सूट के मैजिक से पावर अप होते ही नेटली का गायब हो जाना वो कीमत थी जिसकी जल्मा बात कर रही थी। इस बारे में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत कम बात होती है, पर मैजिक की एक कीमत होती है जो कि हर सॉर्सरर, हर विच और यहाँ तक कि डीमन तक को चुकाना पड़ता है, और यही कीमत यहाँ रीरी पे करती है अपनी एआई नेटली को खोकर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेटअप था मेफिस्टो का रीरी को फंसाने के लिए, पर इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में आगे बात करेंगे। दूसरी तरफ हुड जीक को कंट्रोल करके जाता है अपने पिता के घर। ये वही घर है जो हमें दिखा था एपिसोड 4 की शुरुआत में। तो पार्कर रॉबिन्स का सब कुछ किया धरा है वो पाने के लिए जो उसके हिसाब से उसका ही है। हालांकि ज्यादा हैरानी की बात यहाँ ये है कि उसके पिता ने एक 12 साल के बच्चे को घर से निकाल दिया था, सिर्फ उसकी अटेंशन सीकिंग हैबिट्स की वजह से। एक 12 साल का बच्चा जो ग्रीफ में था अपनी माँ को खोने की वजह से। ये बात सोचने वाली है, जिसका मतलब जो हुआ हुड के पिता के साथ वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है। पर यहाँ एक कैच है। आओ इस पार्ट को सीजन फिनाले के साथ कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 6 द पास्ट इज द पास्ट। अब ध्यान दो, ऐसा लग रहा है कि मेफिस्टो सबको फंसा रहा है। उसने हुड यानी पार्कर की सफरिंग बढ़ाने के लिए उसके साथ कई झोल किए। सबसे पहले पार्कर को पकड़े जाने से बचाया मेफिस्टो ने, फिर उसके सपने सच करने के लिए उसे क्लोक दिया उसने, जिसके बाद पार्कर ने अपने टैलेंट पर एक टीम बनाई जो कि उसके लिए फैमिली से कम नहीं थी। उसका कजिन जॉन उसके भाई जैसा था। उसकी टीम उसके साथ खुश और दुखी हो रही थी, पर क्लोक का असर उसे अंधा बना रहा था। आप नोटिस कर सकते हो, कजिन जॉन उसे एयरलूम वाले अटैक से पहले मना करता है कि उन्हें शायद उस दिन नहीं जाना चाहिए, पर वो जाता है और उसका भाई मारा जाता है। उसकी टीम जब उससे सवाल पूछती है रैम्पेज की मौत को लेकर, तो वो वहां भी अपने क्लोक की वजह से अपने एम्बिशन को आगे रखते हुए अपनी टीम को फायर कर देता है। वो जीक को कंट्रोल करता है, पर जीक खुद पॉइंट आउट कर देता है कि इस जीत के कोई मायने नहीं है उसके लिए, क्योंकि टेक्निकली उसे कुछ मिला ही नहीं। वो अभी भी खोखला ही है जो यहाँ बिलोंग नहीं करता। तो देखा जाए तो जब तक पार्कर के पास उसकी टीम थी उसके पास सब कुछ था, और अब जब उसे लग रहा है कि उसके पास सब कुछ है तो टेक्निकली उसके पास कुछ नहीं है। यही काम करने का तरीका है मेफिस्टो का। उसकी डील के अंत में सामने वाला हारता ही है, और उसकी हार और उसकी सफरिंग से मेफिस्टो को पावर मिलती है। पर मानना पड़ेगा साशा बैरन कोहेन क्या लग रहे हैं इस रोल में। हमें एपिसोड के एंड में मेफिस्टो के असली लुक की झलक भी मिलती है चम्मच के रिफ्लेक्शन में। मैं बस उम्मीद कर रहा था कि काश हमें मेफिस्टो का पूरा लुक मिलता, पर इसके लिए शायद हमें वेट करना होगा। बात करें रीरी की, तो अपने नए पावर रेंजर सूट के साथ रीरी आती है हुड का सामना करने, पर उसके आगे आता है हुड के कंट्रोल में जीक, जिसको हुड के कंट्रोल से आजाद करके रीरी अकेला अच्छा काम करती है इस पूरी सीरीज में। जिसके बाद उसकी और हुड की मैजिक और साइंस के साथ टक्कर बहुत औसम थी।
जहां हॉलोग्राम वाला ट्विस्ट मजेदार साबित हुआ और कहीं ना कहीं रीरी के जीनियस को दिखाता भी है और हुड को छोड़ देता है और बुरी हालत में, जिससे मेफिस्टो को और पावर मिल रही होगी। पर अब आते हैं रीरी और मेफिस्टो की डील पर। जैसा कि मैंने कहा कि नैटली जब शुरू में आई थी तो रीरी हैरान थी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, और जब नैटली चली गई तो रीरी उसे वापस ला नहीं पा रही थी। ये पक्का सेटअप था मेफिस्टो का। नैटली रीरी की लाइफ में आई एआई के फॉर्म में, उन दोनों की बॉन्डिंग हुई और जब नैटली चली गई तो रीरी का इस पर गहरा असर हुआ। अब ये परफेक्ट मौका है मेफिस्टो के लिए जहां वो रीरी के आगे ऐसी डील रखेगा जिसके लिए रीरी मना नहीं कर पाएगी और आगे जाकर रीरी और सफर करे और मेफिस्टो जिसको पावर मिलती है लोगों की सफरिंग से, वो और पावरफुल हो जाए। मैंने आपको मेरी मेफिस्टो वाली वीडियो में बताया है कि यही कारण है कि मेफिस्टो किसी से भी डील करता है ताकि सामने वाला जीतने की आस में और हारे और ज्यादा टूट जाए और मेफिस्टो और पावरफुल हो जाए। पर ये ट्विस्ट बहुत हैरान करने वाला था। रीरी ने मेफिस्टो से डील कर ली और किसी ऐसे को वापस ले आई जो मर चुकी है और अब नैटली जिंदा है। मैजिक के टर्म्स में ये बहुत बड़ी कीमत है चुकाने के लिए। कॉमिक्स में मेफिस्टो स्पाइडरमैन के साथ डील करता है कि वो उसकी आंट में को जिंदा कर देगा पर बदले में उसे उसकी शादी चाहिए, और ऐसा ही कुछ यहाँ रीरी ने करवाया है अपने लिए, जिसका रिजल्ट वैसे तो हमें यहाँ रीरी के मार्क्स के साथ दिख रहा है, पर इससे भी ज्यादा बुरा रिजल्ट शायद हमें आगे के सीजन में देखने को मिले, अगर आगे का सीजन आएगा तो। यहाँ जो रीरी का नया हेयर स्टाइल दिखाया गया है ये लिया गया है उसके कॉमिक्स वाले हेयर स्टाइल से, जहाँ वो ऐसा ही लुक रखती है, पर यहाँ सीरीज में ये लुक जा नहीं रहा, जहाँ ये लुक उसे जीनियस कम और होमलेस ज्यादा दिखा रहा है। अब आते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन पर। तो सीरीज के पोस्ट क्रेडिट सीन में पार्कर अपने निशानों के साथ आता है ज़ल्मा के पास। अब ऐसा कह सकते हैं कि पार्कर या तो निकला है खुद को ठीक करने या मेफिस्टो से बदला लेने, पर जैसा कि मेफिस्टो ने भी कहा इस सीरीज में कि डोरमामू भी उसके आगे कुछ नहीं है, तो अब सोचने वाली बात यह है कि कोई उसका क्या बिगाड़ सकता है। हालांकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कोई डोरमामू को हरा चुका है और वो है हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज। पर अब एक प्रॉब्लम सामने आती है कि मार्वल अपने टेलीविजन के कैरेक्टर्स को मूवीज में दिखाने में कितना इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि कुछ समय पहले स्टेटमेंट सामने आई थी कि मार्वल टेलीविजन और मूवीज को अलग अलग रखना चाहता है। पर अगले साल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमें टीवी का कैरेक्टर पनिशर दिखने वाला है, तो चांसेस है कि हमें आगे मेफिस्टो मूवीज में दिख सकता है। प्लस हम चाहेंगे कि एगाथा में दिखने वाली डेथ भी हमें और भी जगह दिखे। ये सारे वो बीइंग्स है जिनकी बहुत वैल्यू है, जिन्हें सिर्फ टीवी तक लिमिटेड रखना फेयर नहीं होगा। पर आप बताओ कि आपका क्या कहना है सीरीज के बारे में? क्या मेफिस्टो ने इसमें 4 चांद लगा दिए? क्या ज़ीक और रीरी की दुश्मनी आगे कंटिन्यू होगी और पार्कर और ज़ेल्मा आगे क्या करने वाले हैं? आइए इनके बारे में कमेंट से बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।